कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है और इसके लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही काम में लिया जाता है, जिसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि एमिटर करंट जो है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपका जो एमिटर है वो बीच में कनेक्ट किया जाता है जो कि कॉमन होता है, इसलिए बेस वर्ड यूज़ किया गया है। बेस एमिटर के बीच में इनपुट और कलेक्टर एमिटर के बीच में आउटपुट लगाया जाता है। एनपीएन के केस में आपको ट्रांजिस्टर में एरो इस तरीके से देखने को मिलता है। वंस अगेन यहाँ बेस एमीटर में आपका इनपुट और कलेक्टर एमीटर के बीच में आपका आउटपुट कलेक्ट होता है। कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर है उसके केस में हमारा इनपुट जो होता है उससे हमारा आउटपुट जो है वो पाई के फेज डिफरेंस पे होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं, यानी फेज रिवर्सल होता है। यहाँ पे डीसी करंट गेन जिसको कि हम बीटा कहते हैं वो आईसी अपॉन आईबी है, और एसी करंट गेन जिसको हम बीटा एसी कहते हैं वो चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आईबी, आईसी फॉर कलेक्टर करंट, आईबी फॉर बेस करंट होता है। इसी के साथ हमारा जो एसी वोल्टेज गेन है उसको हम माइनस बीटा एसी इंटू आर जी लिख सकते हैं, वेयर आर जी इज द रजिस्टेंस गेन। पावर गेन को हम ए वी इंटू बीटा ए सी लिख सकते हैं। ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है सिवाय गेन के। करंट गेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर आप जानते हैं वी इंटू आई होता है। वी की जगह पावर गेन की जगह भाई पावर होता है वी इंटू आई, तो पावर गेन हो गया तो वी वोल्टेज गेन हो गया, आई करंट गेन हो गया। फिर यहाँ पर वोल्टेज गेन को हमने क्या लिखा, तो वोल्टेज गेन को जैसे V बराबर आई आर वैसे वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। एसी वोल्टेज गेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आपने देखा करंट गेन जो था वो चेंज इन आउटपुट करंट मतलब आईसी अपॉन चेंज इन आईबी। तो आप वोल्टेज गेन करंट गेन इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उसमें चेंज वर्ड आता है। रेजिस्टेंस गेन तो सिंपल है, आपका लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। इसके अलावा हमारे अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है, अल्फा हमारा आई सी अपॉन आई ई है, तो अल्फा और बीटा, बीटा याद है आपको क्या था, बीटा आई सी अपॉन आई बी, दैट्स राइट, या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डिपेंडिंग अपॉन बीटा ए सी या बीटा डी सी की बात हम कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा में ये रिलेशन होता है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपस में एक दूसरे से कैलकुलेट की जा सकती है। अल्फा 1 से छोटा होता है जबकि बीटा 1 से बड़ा होता है। फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की। तो कंसिडर करते हैं वापस से हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाते हैं टू इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ द सर्किट। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनपुट वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, आई बी आर बी प्लस वी बी। यहाँ पे वी आई क्या है, आपका डीसी इनपुट वोल्टेज है। तो हमने इस लूप में लगाया है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो हमें मालूम पड़ा कि V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर प्लस वी बी ई, वोल्टेज अक्रॉस बेस एमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यहाँ पे V नॉट क्या है हमारा, डीसी आउटपुट वोल्टेज है। तो इनपुट आउटपुट हमने लिख लिया। यहाँ डायग्राम में ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है जो रेजिस्टेंस के लोड के अक्रॉस कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो वी नॉट है वो कैसे चेंज होता है। तो वी नॉट चेंज होता है जैसे ही हम वी आई को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है, वी आई का वैल्यू यानी इनपुट वोल्टेज का वैल्यू लेस देन 0.6 वोल्ट होता है, आई बी ज़ीरो होता है, इसलिए आई सी भी ज़ीरो होता है। और ट्रांजिस्टर जो है उसको किस स्टेट में कहा जाता है, कट ऑफ स्टेट में कहा जाता है। मतलब हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं जिसका बैरियर पोटेंशियल 0.6 वोल्ट होता है। तो अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो 0.6 से कम है तो हमारा बेस करंट जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए हमारा कलेक्टर करंट भी क्या होगा, ज़ीरो। इस केस में ट्रांजिस्टर को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ स्टेट में कहेंगे। इस वक्त हमारा आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा विच इज़ इक्वल टू वी सी सी। और जब हमारा वी आई यानी इनपुट वोल्टेज 0.6 से बड़ा होगा तो कुछ बेस करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से कुछ कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा, यानी ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा आईसीआरसी का टर्म बढ़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं आईसीआरसी का टर्म बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है।
तो इनपुट वोल्टेज में इंक्रीज के साथ कलेक्टर करंट बढ़ेगा ऑलमोस्ट लीनियरली, और इसी तरीके से हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा ऑलमोस्ट लीनियरली। कब तक? जब तक कि इसका वैल्यू लेस देन 1 वोल्ट ना हो जाए। ये हमारा अलग अलग स्टेट में ग्राफ है। कट ऑफ रीजन हमारा, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। मैंने अभी तक कट ऑफ और एक्टिव रीजन की बात करी है। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, बियॉन्ड दिस यानी 1 वोल्ट से 1 वोल्ट से भी नीचे हमारा वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज चला गया तो क्या होगा? तो चेंज जो है वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर कौन सी स्टेट में चला जाएगा? सैचुरेशन स्टेट में। अब अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं इनपुट वोल्टेज में, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो देखा जाएगा कि वो किसकी तरफ जा रहा है? ज़ीरो की तरफ। ऑल्दो ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ग्राफ लीनियर नहीं रहा, तो ग्राफ लीनियर कहाँ रहता है? एक्टिव रीजन में। उसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। हम देख सकते हैं कि कट ऑफ स्टेट और एक्टिव स्टेट जो है हमारी, वहाँ पे सेपरेशन जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल क्लियरली इनको डिफाइन कर सके। इसी तरीके से सैचुरेशन स्टेट और हमारी जो एक्टिव स्टेट है उसके बीच में भी जो हमारा क्लास वो डिफरेंस है वो बहुत क्लियरली नहीं दिखता है। बस हमें ये मालूम पड़ता है कि कट ऑफ से एक्टिव वाला रीजन नॉन लीनियर है और एक्टिव से सैचुरेशन बाद वाला जो रीजन है वो नॉन लीनियर है। एक्टिव रीजन ही है जो केवल लीनियर है। अब यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह बोला है, तो क्यों वो समझ लेते हैं। जब हमारा इनपुट वोल्टेज लो होता है यानी कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर होता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? हाई। जब आउटपुट इनपुट वोल्टेज हाई होता है यानी सैचुरेशन रीजन होता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है? लो यानी ज़ीरो। तो अगर हम लो और हाई स्टेट को डिफाइन करें एज बिलो एंड अबव सर्टेन वोल्टेज लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू कट ऑफ एंड सैचुरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो हम इस जो स्टेट्स हैं हमारी, इनको बेसिस ऑफ द वोल्टेज लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि कब ये कट ऑफ रीजन में होगा, कब ये सैचुरेशन स्टेट में होगा। तो हमने देखा कि हमारा कट ऑफ रीजन में कब होता है? जब 0.6 से छोटा हमारा इनपुट वोल्टेज होता है। और सैचुरेशन में कब चला जाता है? जब हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट से भी नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब एक लो इनपुट जो है वो स्विच कर देता है ट्रांजिस्टर को ऑफ, और एक हाई इनपुट जो है वो इसको स्विच कर देता है ऑन। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक लो इनपुट जो है ट्रांजिस्टर का वो हमें एक हाई आउटपुट देता है, और एक हाई इनपुट जो है वो हमें क्या देता है? लो आउटपुट देता है। तो ये स्विचिंग हो रही है। इसी स्विचिंग को यूज़ करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, डिवाइसेस बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर की। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में ऑसिलेशन सर्किट यूज़ किया जाता है एलसी, जिसका पर्पस होता है लार्ज एनर्जी साइनोसोडल वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। इसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं कि एलसी ऑसिलेशन सर्किट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक टैंक सर्किट होता है जो कि हमारे एलसी ऑसिलेशन सर्किट के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जनरेट करते हैं लो एनर्जी के डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी के एलसी सर्किट की मदद से। उसके बाद उस सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए हम उसको कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को फीड करते हैं। इसी को हम फीडबैक सर्किट बोलते हैं। इससे क्या होता है? पावर इंक्रीज होती है और फिर आउटपुट पे भेज दिया जाता है। तो ये टैंक सर्किट होता है हमारा, जहाँ पर कि इसको भेजा जाता है। टैंक सर्किट में हमारे रेजिस्टिव और रेडिएशन लॉसेज होते हैं कॉइल एल में, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं हमारे कैपेसिटर सी में। तो हर साइकिल में क्या होता है? सम पार्ट ऑफ ओरिजिनल इम्पार्टेड एनर्जी जो है वो इन्हीं को ओवरकम करने में लग जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑसिलेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ ना हो और वो अनडैम्प्ड तरीके से ऑसिलेट करता रहे, तो इसके लिए हमें सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए कि हम इसको कुछ ना कुछ पावर देते रहें। तो हमें करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करना होता है, ताकि जब हम कॉमन एमीटर को वाया टैंक सर्किट ये आउटपुट भेजें तो हमारे लॉसेस जो हैं उनको ओवरकम किया जा सके। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअल में वो एनर्जी है जो हम प्रोवाइड करते हैं टू ओवरकम दीज लॉसेस। कॉमन एमीटर को भेजना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमारा सिग्नल जो है उसकी पावर एम्पलीफाई होगी, तो वहाँ भेजा जाता है। हमारा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी जो है वो फीड किया जाता है टैंक सर्किट को,
और फिर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट की मदद से हम वहाँ पे उसको एनर्जी देते हैं। अगर हम कहते हैं कि ए हमारा गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी आई प्लस एम इंटू वी नॉट, जहाँ पे एम जो है वो फीडबैक फ्रैक्शन है। ए ओ की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए फीडबैक के केस में, ये तो हमारा विदाउट फीडबैक था, फीडबैक के केस में ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी आई यानी ए अपॉन 1 माइनस एम ए। अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्रिएट किए जाएं आउटपुट टर्मिनल पे, तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो इस तरीके का होना चाहिए कि एम इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एम्पलीफायर सेट हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक के साथ और हमें कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिल सकेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है ट्रांजिस्टर है, बीटा का वैल्यू 50 है, अल्फा का वैल्यू पूछा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।